नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीक्षित शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने शर्मा जी का अड्डा में। लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देखिए। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के गुण की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रगड़े जाने वाली वस्तुएं जो थी, बिल्ली की खाल, फर, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, रबड़, रेजिन, अंबर, सल्फर, एवोनाइट। तो इन सब में से जो लिस्ट में पहले आता है वो धनावेशित होता है और जो लिस्ट में बाद में आता है वो ऋणावेशित होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के गुण की। तो इसी का हम थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ा गुणों को समझते हुए। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं और उस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, उस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कांच की छड़ को अगर मैं रेशम से रगड़ता हूं तो कौन सी वस्तु धनावेशित और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। तो आप इस लिस्ट को लास्ट वीडियो में आपने देखा तो होगा आपने, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी छड़ धनावेशित होगी, वो सॉरी कौन सी वस्तु धनावेशित तथा कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। ये आपकी कांच की छड़ है और ये आपकी रेशम। तो मैं बता दूं, जो वस्तु पहले आती है वो धनावेशित होती है, जो वस्तु बाद में आती है वो ऋणावेशित होती है। तो आप कांच की छड़ और रेशम में देखिए, कांच की छड़ लिस्ट में पहले आ रही है और रेशम बाद में आ रही है। तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित, यानी ये हो जाएगी धनावेशित। अब धनावेशित का मतलब क्या है कि इस पर जो है धनावेश है ना, और ये हो जाएगी ऋणावेशित। इसका मतलब क्या है, इस पर ऋणावेश है। अब हम क्या करते हैं, अगेन कांच की छड़ एक और लेते हैं और उस कांच की छड़ को हम अगेन रेशम से ही रगड़ते हैं, हम रेशम से ही रगड़ते हैं। तो अब क्या है, अब यहां पर आप जानते हैं सेम इस पर धनावेश आ जाएगा और इस पर ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि दोनों काम सेम हो रहे हैं। कांच की छड़ पहले आ रही है, पहले आने वाली वस्तु धनावेशित हो जाती है, बाद में आने वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब हमने क्या करा, पहली कांच की छड़ को हमने ऐसे करके लटका दिया, पहली कांच की छड़ को हमने ऐसे लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को उसके पास लाए, दूसरी कांच की छड़ को इसके पास लाए। तो हमने क्या देखा कि ये जो लटकी हुई कांच की छड़ है ये पहली कांच की छड़ से दूर हट जाती है, पहली कांच की छड़ से दूर हट जाती है, ठीक है। ये आपकी पहली कांच की छड़ थी, ये आपकी दूसरी छड़ थी। अच्छा, इस पर भी आपका धनावेश था और इस पर भी धनावेश था, यानी दोनों वस्तुओं पर धनावेश था, दोनों कांच की छड़ पर धनावेश था। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल में क्या करते हैं कि अब कांच की छड़ी लेंगे हम, लेकिन अब उसे रेशम से नहीं रगड़ेंगे, अब मैं उसे बिल्ली की खाल से रगड़ूंगा। अब मैं उसे बिल्ली की खाल से रगड़ता हूं और ये कांच की छड़ है। तो आप मेरे को जल्दी से बताइए कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। तो आप जानते हैं कि जो लिस्ट में पहले आएगा वो धनावेशित और जो लिस्ट में बाद में आएगा वो ऋणावेशित। तो कांच की छड़ पहले आ रही है या बिल्ली की खाल, तो आपने देखा बिल्ली की खाल पहले आ रही है, यानी ये वस्तु हो जाएगी आपकी धनावेशित, यानी इस वस्तु पर आ जाएगा धनावेश। और ये वाली जो वस्तु है आपकी कांच की छड़, ये हो जाएगी ऋणावेशित, यानी इसका मतलब ये है कि ये वस्तु आपकी जो होगी इस पर आ जाएगा ऋणावेश। अब क्या किया मैंने, अब इस पर कांच की छड़ पर धनावेश था, इस पर भी कांच की छड़ पर धनावेश था, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेशम से रगड़ी गई थी। अब मैंने क्या करा कि ये
एक कांच की छड़ ली और उसे मैंने लटका दिया, और वो कांच की छड़ कौन सी थी? वो कांच की छड़ थी रेशम से रगड़ी हुई, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। और अब जो मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ी थी उस छड़ को मैं पास लेके आता हूं। ये है बिल्ली की खाल से रगड़ी कांच की छड़। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने रेशम की खाल से रगड़ी थी छड़ को तो ये हो जाएगा धनावेशित। ये कैसी छड़ हो जाएगी? धनावेशित। और जब मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ी थी तो ये हो जाएगी ऋणावेशित। अब मैं इस छड़ को इसके पास लेके आया तो क्या हुआ? ये छड़ इसके दूर नहीं गई, अब इसके पास आ गई। छड़ कैसी आ गई? पहली कांच की छड़ के पास आ गई। तो क्या देखा हमने यहां से हमने देखा कि जब हमने एक कांच की छड़ ली थी और उसे रेशम से रगड़ा था और उसे लटका दिया था, और दूसरी कांच की छड़ ली थी उसे भी रेशम से रगड़ा था और उस छड़ को हम उसके पास ला रहे थे तो वो छड़ दूर हट गई थी। अब यहां पर क्या था कि एक कांच की छड़ जो हमने रेशम से रगड़ी थी उसे लटका दिया, जैसा कि यहाँ लटकाया था, ठीक है। अब दूसरी कांच की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, रेशम से नहीं रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, जिसके कारण पे उस पर ऋणावेश आ गया। तो अब मैं उसको लेकर आया पास में, तो क्या हुआ? ये छड़ इसके पास आ गई, ये छड़ इसके। तो यहां से हमने क्या सीखा? पहली प्रॉपर्टी, यहां से पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी हमने? इसको मैं रख कर देता हूँ, इसकी यूज नहीं है। यहां से पहली प्रॉपर्टी सीखी हमने धनावेश और धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यानी सेम चार्ज, यानी समान आवेश, यानी सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या देखा हमने? एक पर धनावेश था, एक पर ऋणावेश, यानी एक ऋणावेश एक धनावेश, यानी अपोजिट चार्ज, यानी असमान चार्ज, असमान आवेश, यानी विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा कि समान चार्ज जो होते हैं, यानी समान आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम ये यहां लिख सकते हैं कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस प्लस और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वस्तु आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में बदलाव होता है। तो ये कैसे पता करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, अगर हम इसे आपस में रगड़ते हैं, अगर हम इसे आपस में रगड़ते हैं तो मान लो 6 इलेक्ट्रॉन इस पे से इस पे चले गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस पे से इस पे गए, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गया? द्रव्यमान में कमी हो गई, और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन आए तो द्रव्यमान में क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो यहां से हमें क्या पता चला कि वस्तु के आवेशित होने पर उसके द्रव्यमान में बदलाव आता है। अच्छा, कैसे बदलाव आया कि कमी कैसे हुई द्रव्यमान में? जब 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? 9.1 × 10⁻³ kg।
अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे तो इसका 6 गुना मास इससे निकल जाएगा। जब इसका 6 गुना इससे मास निकल जाएगा तो इसके मास में कमी आ जाएगी, यानी इसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। और 6 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, और जब 6 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद इस पर 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो मास होगा वो क्या होगा, 6 × 9.1 × 10⁻³ kg एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी होती है योगात्मक प्रकृति। तो योगात्मक प्रकृति क्या कहती है, किसी अगर वस्तु पर आवेश है 5 इलेक्ट्रॉन प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन माइनस के 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर टोटल जो चार्ज होगा योगात्मक प्रकृति का क्या मतलब होगा, टोटल चार्ज जो होगा इसका बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस वस्तु पर कितने 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन माइनस के 8 इलेक्ट्रॉन इतना आवेश दे रखा है। तो टोटल आवेश अगर हम निकालेंगे तो बीजगणितीय योग कर देंगे इसका, तो इस वस्तु पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा 6e + 4e माइनस के 8e। तो 5 और 6 और 4 10 15 इलेक्ट्रॉन माइनस के 8, तो 15 में से 8 गए 7। तो टोटल मास इस पर कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 × 10 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, तो आवेश का संरक्षण क्या कहता है कि ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आवेश का संरक्षण का मतलब ये है कि ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है ना ही आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर लें, जैसे ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, अगर मान लीजिए इस पर दोनों पर आवेश में निकालना चाहूँ, जैसे अभी नेट आवेश इस पर आवेश मान लेते हैं 0 और इस पर आवेश 0। अच्छा, इस पर आवेश 0 क्यों होगा, इस पर आवेश 0 क्यों होगा? मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु पर आवेश का मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आवेश का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी माइनस चार्ज निकल गया तो प्लस चार्ज बचा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब उस पर धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन आ गया यानी माइनस चार्ज आ गया तो वो पहले ही माइनस हो गया, माइनस आ गया तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश। तो क्या अभी इस पर आवेश है? तो ये सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु है ए, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूँ तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ना तो इस पर अभी आवेश आया, ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। तो ये क्या है, विद्युत उदासीन है। ऐसा नहीं है इस पे आवेश नहीं है, आवेश है लेकिन दोनों आवेश बराबर मात्रा में, यानी जितना नेगेटिवली चार्ज है, जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है, इसलिए विद्युत उदासीन है। इसीलिए नेट चार्ज इस पे 0 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन पे 6 माइनस चार्ज, 6 प्रोटॉन पे 6 प्लस चार्ज, माइनस से प्लस कट गया। अब तो इस पर नेट चार्ज 0। अगर मैं इन दोनों पे चार्ज देखूं तो इन दोनों पे चार्ज होगा 0। अब मैंने इसको रगड़ दिया, चलिए ये ए वस्तु थी, ये बी वस्तु थी, और मैंने इनको आपस में रगड़ दिया। मान लीजिए रगड़ने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन की इधर अधिकता हो जाएगी, यानी इधर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस चार्ज आ जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन की इधर कमी हो जाएगी, तो कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आता है, यानी अधिकता के कारण ऋणावेश आता है और कमी के कारण धनावेश आता है। तो अब इस पर कितना चार्ज हो गया, माइनस, प्लस के 8e, और इस पर कितना चार्ज है, e फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब e बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 है, याद रखिए। कूलाम, कूलाम जो होती है वो आवेश की SI यूनिट होती है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं अब टोटल आवेश निकालूं दोनों वस्तुओं पर, तो 8e इस पर आवेश था प्लस के, और इस पर कितना था, माइनस के 8e, तो टोटल आवेश कितना आया, 0। नेट आवेश कितना आया, 0। तो क्या देखा कि आवेश तो संरक्षित रहा ना, ऐसा नहीं है कि इस पर आवेश आ गया और इस पर कहीं इस पर आवेश नहीं आया।
जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश स्थानांतरित होता है, लेकिन दोनों वस्तुओं पर अगर हम आवेश की गणना करते हैं तो वो सेम निकलता है जो पहले था। समझ में आई ये बात? क्या इस पर आवेश, नेट आवेश कितना, 0। अब भी कितना नेट आवेश है, 0। नेट आवेश सेम है, हालांकि रगड़ने के बाद इस पर 8e आवेश आ गया, इस पर -8e आवेश आ गया, तो आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, आवेश स्थानांतरित हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गया है। यानी आवेश का संरक्षण क्या होता है कि यही कि नेट आवेश शून्य होता है, तो नेट आवेश कभी नहीं बदलता है, तो यह आवेश, नेट आवेश नियत रहता है। संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम यही है कि नेट आवेश नियत रहता है। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से पहले आवेश नेट आवेश और रगड़ने के बाद नेट आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इसके प्रॉपर्टी की, जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि जो प्रकृति में आवेश होता है, अच्छा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में मूल आवेश, मूल आवेश हमारा क्या था, E, जिसको हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। तो जो प्रकृति में मूल आवेश होता है, सॉरी, प्रकृति में जो आवेश होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है कि n e, जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, n क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो अब n पूर्ण संख्या है तो जो आवेश होगा वो कैसा होगा, 6e 7e, n पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 समथिंग 8e, ऐसे होगा आवेश। ऐसे नहीं होगा, कैसे, 7.2e या 4/7 4/3e, ऐसे नहीं होगा। यही आवेश का क्वांटीकरण है कि प्रकृति में जो आवेश होता है वो कैसे पाया जाता है, आवेश हमेशा प्रकृति में मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करने, और आवेश क्या होता है, Ne, आवेश क्या होता है, Ne। कैसे पता चला, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन यानी मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो किसी वस्तु, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, A और B, अगर मान लीजिए इसको आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन गए, ए वस्तु से 6 इलेक्ट्रॉन इस ओर गए, ए वस्तु से बी की ओर गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया माइनस के, और इस पे इलेक्ट्रॉन गए, इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो चार्ज हुआ वो सिंपल हमारा पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि इधर से 7.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर से 5.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, या 5.4 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर जाएगा तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जो हमारे पे जो वस्तुओं पर आवेश पाया जाता है, प्रकृति में आवेश पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन यानी मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम आवेश क्या लिखेंगे, आवेश Q, और जो कि होता है पूर्ण गुणज किसका, मूल आवेश का। तो यहाँ पर हमें आवेश का एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, Q बराबर Ne। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस माइनस के और लगा लीजिए, प्लस माइनस के और लगा लीजिए, क्यों, वो इधर देखिए कि एक वस्तु पर आवेश माइनस के, एक वस्तु पर आवेश प्लस के, तो आवेश जो हो सकता है हमारा दोनों हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो हमारा जो आवेश है वो Ne प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। और E को हम आवेश का क्वांटम और कहते हैं, ये याद रखिएगा, E को हम आवेश का क्वांटम और कहते हैं, ठीक है। तो आवेश की लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर जो वेग का प्रभाव है, आवेश पर वेग का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता वेग का।
अगर वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट में है या मोशन में है, उस पर आवेश सेम रहेगा। रेस्ट में और मोशन में होने से वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शर्मा जी का अड्डा। तो इसी के साथ मैं ऋषि शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।